बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के हवाले से आज भी मैं अहम तरीन डेवलपमेंट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये है कि दहशतगर्दी की एक और लहर पाकिस्तान में आ चुकी है और इसके पीछे बहुत सारे हमलों में तो PTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्वॉल्व होती है, तो कभी BLA बलोचिस्तान का अमन तबाह करती है। तो नाजरीन, इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। वादिया 13 में ऑपरेशन करते हुए ISPR के मुताबिक 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत ही दिलेराना अंदाज में अपने काम सरअंजाम दे रही है। और नाजरीन, इसके हवाले से मजीद एक और ISPR की खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया था। इसके साथ साथ कोयटा में वजीर आजम भी पहुंचे और उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली कह दी है कि दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बलोचिस्तान से इनका सफाया करेंगे। इसके साथ साथ सिविल मिलिट्री लीडरशिप भी बलोचिस्तान पहुंची है और उन्होंने भी ये बात बड़ी लाउड और क्लियर कह दी है कि अब दहशतगर्दी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो भी है इनके पीछे, उनके गर्दन तक हम अपना हाथ लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ सेनेट में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी खिताब किया। खिताब के दौरान वो कहते हैं, जो बंदूक उठाएगा इसका बंदोबस्त किया जाएगा। अब टेररिज्म पे नो टॉलरेंस है। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से ये बात कह रहा है कि दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान का भी हाथ है, BLA के पीछे रॉ का हाथ है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पुष्टपनाही अफगानिस्तान से हो रही है। इस हवाले से बहुत ही अहम शवाहिद हासिल कर लिए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने। नाजरीन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है बॉर्डर एरिया से और उस शख्स का नाम है अब्दुल्ला। उसने बड़ा क्लियरली ये बात कही है कि मेरे साथ और भी बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं और ये सब लोगों ने नंगरहार में, जो कि अफगानिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की है। और ट्रेनिंग हासिल करते हुए इनके पास जब ये यहाँ पर आए हैं तो इनके पास IEDs और इसके साथ साथ नाजरीन और भी इस तरह के मौलिक वेपन्स पाए गए हैं। और उसने ये बात बड़ी क्लियरली कही कि हम पाकिस्तान में मजीद दहशतगर्दी करने का इरादा रखते हैं। तो पाकिस्तान पहले ही अफगानियों को ये बात कहता रहा है कि आप हमारी सरजमीन पर इस तरह के इकदाम ना करें, लेकिन अब तो पाकिस्तान के पास बड़े ही क्लियर शवाहिद भी आ चुके हैं। नाजरीन, बानी तहरीक चेयरमैन अक्सर औकात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अडयाला जेल से और गैर रस्मी मीडिया टॉक कर रहे हैं और आज भी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस के समाअत के बाद उन्होंने एक मीडिया टॉक करते हुए साथियों के चंद सवालात के जवाब दिए। उन्होंने ये बात सबसे पहले रखी है कि फैसला साजों को मुल्क की फिक्र नहीं, खुफिया दारों को PTI को ख़त्म करने पर लगाया हुआ है। इस हवाले से उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ने मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। दहशतगर्दी और सुबाइयत और लसानियत और इन सारे फसादात की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी और मुल्क में ऑलरेडी जो लोग सरमायाकारी कर रहे हैं वो भी पीछे हटते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मजीद ये बात कही है कि अगर किसी जगह आपने मुल्क में अमन करना है और तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है तो ये सियासी जमात कर सकती है, फौज ये काम नहीं कर सकती। फौज पर तनकीद करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर फौज ये काम कर सकती होती, क्या मशरकी बंगाल पाकिस्तान से अलहदा होता। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि ये दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हमारे पर लगाते हैं, तो क्या आज अगर इनको अफगानिस्तान से शवाहिद मिल रहे हैं तो क्या इसमें हमारा कसूर है? क्या हमने जो मुआहिदा किया था तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, तो उस मुआहिदे की वजह से दहशतगर्दी हो रही है? ऐसा नहीं है। इनको अब क्लियर कट शवाहिद मिल गए हैं और अब ये तहरीक इंसाफ को मजीद नुक्कर पे लगा रहे हैं। जैसे जैसे हालात सख्त होते जा रहे हैं, मेरे साथ मामलात भी सख्त होते जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को एक जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और
वैसे तो कोई सियासी जमात, मजहबी जमात हो, हर कोई अपना अपना जलसा और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, सिर्फ तहरीक इंसाफ पर ही पाबंदियां हैं। इस हवाले से उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर उस दिन मैं जलसा मुलतवी ना करता तो शायद मजीद काम खराब हो जाता। इसके साथ साथ नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, उनका मैं अब बिल्कुल पार्टी में वापस नहीं लूंगा। चंद ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। अदरवाइज जिन्होंने पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ा, अब उनके लिए एक दफ़ा तहरीक इंसाफ के दरवाजे मुकम्मल बंद हैं। नाजरीन, इस हवाले से नून लीग के बहुत सारे रहनुमाओं ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए बहुत कुछ कहा है। अमीर मकाम ये कहते हैं कि इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। मजीद वो ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। नाजरीन, फिर परवेज़ इलाही के साथ साथ उनके अहले खाना के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकलवाने के लिए एक बार फिर उन्होंने अदालत से रजू कर लिया है। और फिर नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के मामलात कुछ बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर कद्दो बदल कर दी गई है। कासिम अली शाह से वजारत सेहत का कलमदान लेने का फैसला कर लिया गया है। और नाजरीन, एहसन इकबाल साहब ने भी तहरीक इंसाफ पर बहुत सी तनकीद की है। लेकिन एक और पीटीआई के हवाले से खबर पहले मैं शामिल करूंगा कि पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के हुजरे में आतिशज़दगी होगी। ये गालबन पेशावर में वो ठहरे हुए थे, तो वहां पर ये वाकया पेश आया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक एहतजाज हो रहा है कि जितने भी बल्दियाती लोग हैं, जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वो सब मिलकर एक एहतजाज कर रहे हैं कि बल्दियात का इलेक्शन जितना जल्दी हो सके वो करवाया जाए। और लेकिन अभी तक हुकूमत के पास शायद इतने वसाइल नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके। फिर एहसन इकबाल साहब कहते हैं इमरान खान 5 स्टार होटल जैसे जेल काट रहे हैं। अगर उनको लगता है कि जेल ठीक नहीं तो मुझे भी ऐसे जेल में रखा गया था, तो मुझसे वो माफ़ी मांग ले। और हुकूमत के हक में एहसन इकबाल साहब बोलते हुए ये कहते हैं कि अब मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो SIFC के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, सब चीज़ें मुस्बत हैं। पहले एक पागल शख्स ने मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी थी। इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब मजीद तनकीद करते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने इंसाफ लेना है तो अदालतों से रजू करें, हमारे पास आकर मत गिड़गिड़ाएं। फिर नवाज शरीफ ने महंगाई का जिम्मेदार भी इमरान खान को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अवाम पर अगर आज भी महंगाई का बोझ है तो इसके पीछे ये नाअहल इमरान खान की हुकूमत थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मजीद उन्होंने काबीना में ये बात भी बड़ी ओपनली कही कि लोगों को रिलीफ दें, ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तंग हैं। नाजरीन, एक मौसम के वाले से कुछ बेहतरी की खबर सुनाऊं। हालांकि मौसम बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध में बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं और खुसूसन सिंध में तो रिकॉर्ड बारिशें हो गई हैं। लेकिन समुद्री तूफान असनी कराची से दूर होना शुरू हो गया, छठा अलर्ट जारी। ये खुशाइन खबर है। पहले नाजरीन, ये तूफान जो था वो गवादर के, कराची पोर्ट के, रन ऑफ कच्छ के और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के बहुत करीब था। लेकिन अब ये कहते हैं कि ये तूफान अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गया। और मजीद आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। नाजरीन, ये एक केस जब एयरपोर्ट पर जहाज लैंड किया है तो उनका एक साहब का टेस्ट किया गया है, तो उसके बाद ये सामने आया कि उनको वो मंकी पॉक्स के पेशेंट हैं। फिर सेनेट की कायमा कमेटी ने IPPs के साथ मुआहदों के तफसीलात हासिल कर ली हैं। लेकिन नाजरीन, इस पर भी अभी डिबेट हो रही है। एक तरफ तो जो लोग अपोजिशन के सेनेटर्स हैं वो अल्टरनेट दलाइल दे रहे हैं, लेकिन जो IPPs के फ़ायदा मंद लोग हैं या जिन्होंने IPP से फ़ायदा उठाया है वो कुछ और दलीलें देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको मैं मज़ीद बताऊं कि वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। नाज़रीन, पहले मौलाना फजल रहमान ने बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की, तहरीक इंसाफ वालों से। फिर सदर मुमलिकत मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने आए। उसमें जो एजेंडा था वो ये था कि आने वाला जो कुछ कानून साजी है उसमें मौलाना साहब हमारी हेल्प करें। फिर अब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि सियासत और मईशत पर बातचीत तो हुई है,
اور لیکن ایک بات اس میں بڑی لاؤڈ اور کلیئر ہے کہ ہم نے ان سے کسی قسم کا ووٹ مانگنے کا جو ہے یا کسی بل کو سپورٹ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کی پلی بارگین کے ذریعے ملزمان سے 7 ارب 8 کروڑ روپے سے زائد کی رقم واپس کر لی ہے۔ یہ مختلف صوبوں کو نیب نے رقم واپس کر کے دی ہے، جس میں پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، اور یہ ایک اچھی خبر ہے قومی خزانے کے لیے کہ اگر نیب کے حکام کام کر رہے ہیں اور مختلف ملزمان سے یا جنہوں نے کرپشن کی ہے ان سے پیسہ ریکور کر رہے ہیں اور صوبوں کو واپس کر رہے ہیں، تو اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ پھر ناظرین، نون لیگ میں بھی تھوڑی سی چینجنگ ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر جہانزیب مستعفی ہو گئے ہیں۔ احسن اقبال کو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی اضافی ذمہ داریاں بھی دے دی گئی ہیں۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے احسن اقبال صاحب منسٹری بھی انجوائے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ان کو جو ہے وہ مزید ذمہ داریاں بھی سونپ دی ہیں۔ پھر ناظرین، بلاول بھٹو بھی گئے بگائے کسی نہ کسی تقریب میں کسی نہ کسی موقع پر بات چیت کرتے رہتے ہیں اور اپنا ویژن شیئر کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بجلی کے بل سے عوام کو کرنٹ لگ جاتا ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ ناظرین، ان کا بیسیکلی یہ ایک تقریب تھی جو کہ انہوں نے سولر پلیٹس تقسیم کی ہیں، 2 لاکھ سولر پلیٹس تقسیم کی ہیں سندھ میں، مطلب کراچی اور لاڑکانہ میں غریب لوگوں میں، اور 2 لاکھ سولر پلیٹس، ایک پلیٹ جو ہے وہ 80 سے 100 واٹ کی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹری، ایک پنکھا اور 3 بلب بھی، اور ایک چارجنگ کرنے والا ساکٹ بھی دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں غریب عوام کو ریلیف ملے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سولرائزیشن اور سولر پینلز کے حوالے سے ہماری یہ پہلے ہی پالیسی تھی، ہم نے آلریڈی 300 یونٹ والوں سے بات کی ہوئی تھی، لیکن میں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ویژن میں آپ دیکھ لیں جو سولر پینل ہے، اس حوالے سے جو چیزیں ہم نے اپنے ویژن میں پہلے ہی ڈسکس کی تھی، مینیفیسٹو میں ڈسکس کی تھی، تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں ہم پہلے ہی کلیئر ہیں۔ عراقی حکومت کی امیگریشن پالیسیز اتنی اچھی نہیں ہیں، ہزاروں پاکستانی بغداد ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ عراقی گورنمنٹ کو یہ چیز سوچنی چاہیے اور اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو پاکستانی ہیں ان کو سیف پیسج دے کے ان کو امیگریٹ کروایا جائے۔ پھر ناظرین، ایسے منصوبے لاتے ہیں جس کا فائدہ 2 ماہ کے لیے نہیں، نسلوں تک منتقل ہو۔ شرجیل میمن بیسیکلی دبے الفاظ میں نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ مطلب 14 روپے کمی کی ہے فی یونٹ نون لیگ کی گورنمنٹ نے صرف 2 ماہ کے لیے۔ تو شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ہم ایسے منصوبے لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نسلوں تک چلے۔ ہاں، سندھ کے حالات سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے منصوبے لے کے آتی ہے۔ مزید انہوں نے نون لیگ کی گورنمنٹ پر تنقید کی اور انہوں نے یہ کہا پیپلز پارٹی شوبازیوں پر یقین نہیں رکھتی، ہم تو امپلیمنٹیشن پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور ہم نے تو ان بارشوں کو بڑے بخوبی انداز میں ٹیکل کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ پیپلز پارٹی جلد وفاق میں بھی حکومت بنائے گی، اور پھر انہوں نے کہا کہ منشیات فروشی میں ملوث NGO پکڑا گیا، ان کے پاس میڈیا کے کارڈ بھی تھے۔ اور مزید آپ کو بتاؤں کہ عوام کو ریلیف کے لیے تمام سیاسی قیادت کے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف اس ٹائم بڑے بری طرح پھنس چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات بے قابو ہو چکے ہیں، بے لگام گھوڑے کی طرح ہو چکے ہیں۔ معاشی طور پر پاکستان میں جتنی سرمایہ کاری یہ سوچ رہے تھے SIFC کے تھرو، اتنی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ مزید بھی ناظرین، پاکستان میں حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ سب آئیں مل بیٹھیں ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔